डबल हाइट्स पे भी जा सकते हैं। उसकी सर्विसेज भी डिज़ाइनर आर्किटेक्ट्स ही करते हैं। एक्चुअली में ना ठंडा होता है ना गर्म होता है। उस कन्वेंशनल ब्रिक्स जो आजकल यूज़ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर Q&A सेशन विद सर अख्तर रसूल। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारा लास्ट जो सेशन था उसके काफ़ी क्वेश्चंस अनआंसर्ड थे और लोगों ने गिला किया, तो टुडे विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। लेट्स गेट टू इट। अच्छा, पहला क्वेश्चन, देयर इज़ एन इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ मेकिंग मड हाउसेस, व्हाट इज़ योर रिकमेंडेशन? जी, मड हाउसेस एक अच्छी ऑप्शन है। मड हाउसेस के हवाले से अगर हम बात करें, नेचुरली तो हम लोग जितना नेचर के करीब जाएंगे उतना अच्छा है। और दूसरा, मड की बात करें, जो कार्बन का फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस करने में हमारे लिए हेल्पफुल है। अच्छा, इसके और भी बेनिफिट्स हैं जो हम सब जानते हैं, और उसमें मेन बेनिफिट ये है कि हमारी बड़ी हार्श किस्म की जो एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस बड़ी अच्छी करता है। लेकिन इसके ना कुछ चैलेंजेस भी हैं, और चैलेंजेस क्या हैं कि उसकी हमारी वॉल जो हैं वो थोड़ी थिक ज़्यादा होती हैं, क्योंकि लाजमी बात है कि उसके अंदर हम अगर कोई और ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। हाँ, ये होता है, हमने एक काम किया था रैम्ड अर्थ के हवाले से, इंटरनेशनली बड़ी वेल नॉन और रीनॉन्ड एक स्ट्रेटजी है, टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर किया जाता है, और मड के अंदर सीमेंट की रेशो है, इसी तरह दूसरा, और उसमें थोड़ा सा कंक्रीट का स्ट्रक्चर भी होता है। तो इनका जो मिक्सचर बनता है उसमें फिर हम डबल हाइट्स पे भी जा सकते हैं, हम डबल स्टोरीज़ पे भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ मड हाउसेस के अंदर नॉर्मली प्रेफर किया जाता है कि सिंगल स्टोरीज़ होते हैं, और उसमें कुछ और मतलब कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे, लेकिन बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आपका फार्म हाउस है तो हम उस पर जा सकते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि घर को ज़्यादा ठंडा रखता है। बिल्कुल, उसमें एनवायरमेंटल कंडीशन में, हार्श में हमें क्या उससे बचाता है। सर्दियों में भी घर को ज़्यादा ठंडा रखता है? नहीं नहीं, असल में देखें, अंदर की जो हीट है ना उसको बाहर जाने में रोकता है। एक्चुअली जो भी हमारा हीट प्रूफिंग है ना वो भी यही काम करती है कि हमारा होता है कि अंदर की जो हीट है, क्योंकि सर्दियों में बाहर तो ऑलरेडी ठंडक है, तो वो ठंडक तो अंदर आने से अच्छी बात है, रोकेगा, तो अंदर गर्म होगा। लेकिन इसके ऑपोजिट, आप पानी ज़मीन से जब बोर करते हैं, अगेन वही चीज़ इसके ऊपर है, वो क्योंकि इतनी लेयर्स के नीचे होता है। आप कभी देखिएगा, अगर आप कभी फ्रेश आप ट्यूबवेल पे हैं, वहाँ पे आपको गर्मियों में पानी ठंडा और जो सर्दियों में गर्म लगता है। एक्चुअली में ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, उसका टेम्परेचर एक ही मेंटेन्ड होता है, वही सेम टेम्परेचर होता है। बाहर ठंडक होती है तो हमें वही गर्म लग रहा होता है, और गर्म होता है तो हमें वही ठंडा लग रहा होता है। तो ये ज़मीन की क्वालिटी है कि वो अपनी टेम्परेचर को मेनटेन रखती है। ठीक है, लेकिन सर मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें प्रोसेस था मड ब्रिक बनाने का। उसमें ऑफ कोर्स मड थी और स्ट्रॉज भी थे और उसको कंपोज करते थे। तो एक आम कन्वेंशनल ब्रिक्स जो आजकल यूज़ होती हैं, क्या ये उससे ज़्यादा, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगी, लेकिन बेहतर है? असल में देखें, बहुत सारी जो है ना मड ब्रिक के हवाले से बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई तरह की ब्रिक्स आ रही हैं, जिसमें सीमेंटेड ब्रिक्स हैं, एरेटेड ब्लॉक्स हैं, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन देखें, एनवायरमेंटल हमारे को जब तक वो थोड़ा अर्सा चल नहीं लेती ना, हम उसके बारे में कोई उस तरह क्लियरली नहीं कह सकते। लेकिन ऐश ब्रिक जो है वो बिल्कुल यूज़ हो रही है, हमने भी एक प्रोजेक्ट में यूज़ की है। लेकिन असल जो बात है ना वो यही है कि हमें किसी के बारे में कंफर्म बात करने में, क्योंकि हमारी R&D वीक है, यू नो दैट। हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा लोग हैं नहीं। हम काम करते हैं सिर्फ अगर हमें कुछ मिला, लिखा लिखाया मिल गया, किसी वेबसाइट पे मिल गया तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं समझता हूँ बीइंग अ कंसल्टेंट, मैं जो भी बात करूँ इसकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो अभी मैं इसके बारे में बहुत क्लियर नहीं कह सकता हूँ। हाँ, चांसेस हैं कि वो एक अच्छी ऑप्शन फ्यूचर में, डेफिनेटली मटीरियल के ऊपर कंटिन्यूस वर्किंग हो रही है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ अच्छी ऑप्शंस भी आएंगी फर्दर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस प्लीज़। इज सेंट्रल कूलिंग बेटर देन हैविंग AC इन ईच रूम? What are the costs of setup? And if it is better, why don't people apply this? सर, पाकिस्तान में सेंट्रल कूलिंग तो सिर्फ बिल्डिंग्स में होता है, और बाहर के मुल्क में तो मतलब सारे घर मतलब सेंट्रली कूल्ड होते हैं। एयर कंडीशन का, AC का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं अप्लाई होता? अच्छा, एक तो ये वजह है कि वहाँ पे जो हम सेंट्रली हीटिंग सिस्टम ज़्यादा यूज़ होता है, हाँ। और उसकी टेक्निक बेसिकली डिफरेंट है। लेकिन जो हम अगर सेंट्रली कूलिंग सिस्टम कहें वो बहुत एक्सपेंसिव है। हमारी सिर्फ बड़ी बिल्डिंग्स, वो भी वो वाली बिल्डिंग जहाँ पे मैनेजमेंट नॉर्मली ऑनर्स खुद रख रहे होते हैं कि उन्होंने बिलिंग सिस्टम देना है, नॉर्मली उसमें भी स्प्लिट यूनिट्स पे जाया जाता है अगर उन्होंने सेल कर देने हैं, और इस तरह की मैनेजमेंट। देखिए, मेन उसका जो फैक्टर है, नो डाउट उसका इफ़ेक्टिव वो ज़्यादा है,
लेकिन उसकी इनिशियल कॉस्ट शायद 3 टाइम ज़्यादा है। अगर हम स्प्लिट सिस्टम पे जाते हैं तो स्प्लिट सिस्टम के अंदर होता ये है कि आप इंडिविजुअल यूनिट्स, और दूसरा ये है कि आपको एक सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं चाहिए। उस केस में आप जो है ना इंडिविजुअल, अगर कोई घर में नहीं है तो उसको बंद करके चला गया, अब उसको पता है मुझे बिल नहीं आ रहा। लेकिन इस केस में क्या है कि आपको एक सेंट्रल या तो सिस्टम चाहिए जो हर एक को मॉनिटर करे कि कौन कितना यूजेज कर रहा है, कितना है। अगेन वो एक मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व हो गई। प्लस अगर आप एक हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की एग्जांपल लेते हैं, हमने भी 1-2 प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें सेंट्रल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम दिया है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट बेयर की। और उसके अलावा अगर एक ही टाइम पे फॉर एग्जांपल मल्टीपल फ्लोर्स हैं, मल्टीपल रूम्स हैं, उनमें इस्तेमाल ही नहीं है, एक ही कमरा है। नॉर्मली हमारे फैमिली सिस्टम ऐसा है कि हम लाउंज में ज़्यादा टाइम गुजार रहे होते हैं। अब कमरों के अंदर भी अगर एसीज़ लगे हुए हैं, उस टाइम वो चल नहीं रहे होते। नॉर्मली एक सेंट्रलाइज स्पेस होती है जहाँ पे पूरा दिन फैमिली गुजारती है और शाम को या रात को अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, लाउंज का एसी बंद हो जाता है। तो इस केस में हमें एक ही वक्त में अगर तो हमें को 5, 7, 10 एसीज़ ऑन रखने पड़ें तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप जा सकते हैं सेंट्रल कूलिंग सिस्टम पे। लेकिन अगर चलना ही एक टाइम पे 1 या 2 हैं तो फिर कॉस्ट को भी कंसीडर करते हुए ज़्यादा बेहतर ये है कि हम स्प्लिट सिस्टम पे ही जाएं। हाँ, इसमें एक और होता है, VRF सिस्टम होता है जिसमें एक मेन आउटडोर होता है और उसके साथ 4-5 इंडोर कनेक्टेड होते हैं। वो फिर अगेन बड़ी बिल्डिंग्स में इस तरह की जो ऑप्शंस को देखा जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक स्टूडेंट की तरफ से है। ही इज़ आस्किंग, डू यू प्रोवाइड पेड इंटर्नशिप? जी बिल्कुल, हम पेड इंटर्नशिप्स ऑफ़र करते हैं। वैसे भी गर्मियाँ आने वाली हैं तो अच्छी बात है, स्टूडेंट्स को करनी भी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ इंटर्नशिप का मकसद 2 होते हैं। बाद लोग क्या करते हैं या स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये कंसीडर करते हैं कि जी यूनिवर्सिटी की कंपल्शन है कि हमने जो है ना वो एक लेटर लगाना है अपनी डिग्री के लिए, तो हम उसके लिए जो है वो करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे। लेकिन इंटर्नशिप एक्चुअली उसका पर्पज़ है, यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं चाहिए उस लेटर से, कोई यूनिवर्सिटी को फ़ायदा नहीं होना। यूनिवर्सिटी ने जो कंपल्शन लगाई है उसका मकसद ये है कि आप फील्ड में जाके एक्सपीरियंस लें कि आपने एक्चुअली जब फील्ड में निकलना है तो काम कैसे होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उसको थोड़ा सा समझें। इसके लिए बेसिकली वो एक लेटर चाहिए। तो बिल्कुल हम ऑफ़र करते हैं और हम हर साल अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख़्याल है पिछले कोई 7-8 साल से हर साल कोई 4-5-6 लोग हमारे साथ टाइम गुजारते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये क्वेश्चन आया है, कैन अ डिज़ाइन वेरी इफ़ अ क्लाइंट्स बजट इज़ लो? मेरा ख्याल है ये पूछना चाह रहे हैं कि सर डिज़ाइन जो आप प्रोवाइड करते हैं उसकी ऑफ कोर्स क्वालिटी तो एक ही है, उसको अगर किसी का बजट कम है तो आई डोंट थिंक आप उसको कम करेंगे। नहीं, कम नहीं किया जाएगा, लेकिन डिज़ाइन की टेक्निक्स या डिज़ाइन स्टाइल रिकमेंडेशन में चेंज आ जाएगा। अगर हमारा बजट कम है तो लाजमी बात है कि हमने जो डिज़ाइन करना है इस तरह करना है। अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं। बाज़ दफ़ा हम सिर्फ ये देखते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, लेकिन सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही सारा कुछ नहीं होती है। आपकी जो रनिंग कॉस्ट है मेरी नज़र में वो ज़्यादा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो बंदा कैसे भी, क्योंकि जब आप, मैं ये समझता हूँ बहुत सारे, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, तो जो एक्सपीरियंस रहा ना, जब आप घर बना रहे होते हैं, बिल्डिंग बना रहे होते हैं, तो आपको एक दफ़ा टाइट होना ही पड़ता है। ये एक प्रैक्टिस है नॉर्मली कि आप एंड पे आके ना टाइट होके आप उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। वो तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसको भी कंसीडर करना चाहिए। और सेकंड जो मेजर इन्वेस्टमेंट होती है मंथली रनिंग एक्सपेंस है, वो भी अगर अच्छा डिज़ाइनर हो, अच्छे तरीके से डिज़ाइन करे, तो उसके अंदर भी अच्छा खासा डिफरेंस लाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। तो बिल्कुल, अगर उसमें अगर मैं चंद चीज़ें बताना चाहूँ, जैसा कि डिज़ाइन के अंदर ओरिएंटेशन को कंसीडर करना चाहिए, प्लस हमारे जो प्लान्स होते हैं, अगर मल्टी फ्लोर्स है, 2 स्टोरीज़ हैं, तो हमारी जो दीवारें हैं ऊपर की, वो दीवारों के ऊपर आनी चाहिए ताकि कम से कम एक्स्ट्रा स्टील लगाना पड़े। इसी तरह डिज़ाइन सिलेक्शन है, अगर हम क्लासिकल में जाते हैं, किनोपीज़ वाले ऑप्शन पे जाते हैं, उसका क्योंकि वो डायगनल होता है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। इसी तरह क्योंकि उसकी छतें किनोपी वाली फॉर्म के अंदर होती हैं, उसमें स्टील भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसी लिहाज से तो हम जब डिज़ाइन अगर बजट के लिहाज से बात करें तो बिल्कुल ये पहले डिस्कस होना चाहिए, और उसके मुताबिक और भी कई फैक्टर्स हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक पूरी वीडियो बना सकते हैं कि डिज़ाइन के दौरान क्या क्या स्टेप्स हम चेंज करते हैं या करने चाहिए एक इकनॉमिकल घर लेकिन अच्छा डिज़ाइंड घर बनाने के लिए। ठीक है। ओके सर, ये एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपने ट्राई करना है इसका ब्रीफ सा आंसर दें। टिप्स टू रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। सबसे पहले तो अच्छा डिज़ाइनर, क्योंकि असल में जब आप प्लान नहीं होते हैं तो सबसे अच्छा रिड्यूस कॉस्ट को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। रिड्यूस कॉस्ट, बेसिक जो मटेरियल की कॉस्ट है, सारी चीज़ों की कॉस्ट है, वो तो लगनी है। हम जो वेस्ट ऑफ कॉस्ट है ना, वेस्टेज है, उसको मिनिमम कर सकते हैं। तो उसके लिए अच्छा डिज़ाइनर होना बहुत ज़रूरी है कि आप प्री प्लान्ड हों, आपके आइडियाज़ क्लियर हों, आपका
ट्रैक क्लियर हो, सिलेक्शन करते वक्त आपको पता हो कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए और जहाँ से आप जिसके साथ चल रहे हैं वो आपको डिलीवर करेगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर अगेन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन कॉस्ट बचाई जा सकती है दीवारों की थिकनेस कम करके, लेकिन अगेन आई विल नॉट रिकमेंड दैट। वो डिपेंड करेगा जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अगेन डिज़ाइन के वक्त ये सारी स्ट्रेटजीज़ अप्लाई की जाएंगी। ये खुद से नहीं आप अप्लाई कर सकते कि 9 इंच की दीवार दी थी हम 4.5 कर देंगे तो पैसे बच जाएगा, बिल्कुल ऐसी ऑप्शन नहीं है। इसी तरह फिर प्लिंथ बीम होता है, स्टील का इस्तेमाल है, फाउंडेशन में ब्रिक्स थोड़ी मतलब वो दूसरी इस्तेमाल, लेकिन ये सारी चीज़ें एक्चुअली बहुत डिटेल्ड है। जैसे आपने कहा इसको ब्रीफ, तो इसके अंदर मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हमें पूरी एक वीडियो चाहिए कि हम इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं कि जिनका ख्याल करते हुए बेसिकली काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन के दौरान कॉस्ट या पैसे जो वेस्ट होते हैं उनसे बचा जा सकता है। अच्छा सर, ये क्वेश्चन है, सर ने पैराग्राफ लिखा है तो मैं इसको समराइज़ करता हूँ। इन्होंने 10 मरले का घर लिया है DHA XX में। घर बाउंड्री वॉल के साथ है और घर के पीछे स्टैगनेंट वाटर है, यानी पानी खड़ा हुआ है ढेर सारा। इसके इफेक्ट्स विजिबल हैं, सीपेज नज़र आ रही है। इनको किसी ने कहा है कि घर का स्ट्रक्चर भी खतरे में है, इनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि अगेन किसी एक्सपर्ट का विज़िट करवाना चाहिए, क्योंकि किसी के भी कहने पे नो डाउट सीपेज हो सकता है कि वही फैक्टर हो, और भी कई फैक्टर्स होते हैं, बाद दफ़ा ऐसा नहीं भी होता तो सीपेज आ रही होती है। तो एक तो पहला ये है कि अच्छी तरह से एग्जामिन करवाएं, और सेकेंडली ये कि अगर वो वाकई उसी की वजह से है तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि उस साइड पे, जिस साइड पे ये स्टेगनेंट वाटर है, उस साइड पे उसको टेस्ट किया जाएगा, उसकी कंडीशन को, सॉइल की। अगर तो बहुत ज़्यादा है तो उसमें फिर डिफरेंट तरह की टेक्निक्स होती हैं इंटरनेशनली भी, और हम भी, अगर हमने एक प्रोजेक्ट किया था वो कैनाल के बिल्कुल साइड पे था और वहाँ पे भी वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा था मट्टी के अंदर, तो उसके अंदर फिर हमने आउटसाइड ऑफ जो हमारा स्ट्रक्चर है बाउंड्री वॉल के अंदर, लेकिन हमारा आउटसाइड ऑफ स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है, क्योंकि 5 फीट 4.5 इंच जगह होती है हमारे पास, तो वहाँ पे हमने एक्सकेवेशन करके वहाँ पे ग्रेवल्स डाले और ग्रेवल्स डाल के नीचे एक चैनल दिया, तो वो हमारी फाउंडेशन से बाहर ही जितना भी पानी अगर आ जाए, जितना भी आ जाए, तो हमारे स्ट्रक्चर के साथ वो इन कॉन्टैक्ट नहीं आएगा। हाँ, उसके बाद हमारा उसके वाटर प्रोटेक्शन लेयर्स भी थी, लेकिन हमने उसके पीछे, क्योंकि पानी जहाँ पे खड़ा रहेगा ना, आप जितनी मर्जी सेफ्टी कर लें, उसकी प्रोटेक्शन कर लें, लेकिन पॉइंट क्या है कि आपका वो पानी जगह बना लेगा। तो उसका तरीका यही है कि हम बाहर इन कांटेक्ट जो पानी है या कांटेक्ट ही रिमूव करें, और वही एक ऑप्शन है कि वो पानी नीचे जब गिरेगा, नीचे एक चैनल है, चैनल के थ्रू वो, उसको हमने कनेक्ट किया था अपनी ड्रेन के साथ, तो वो चैनलाइज होकर वाटर हमारे ड्रेन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ट्रीट किया जा सकता है। अगेन उसका पहले ये है कि उसको समझना कि उसमें वाकई ये कितना मसला है, उसके मुताबिक फिर ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर वॉन्ट्स टू बिल्ड अ मॉस्क, कैन यू प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू दैट? जी बिल्कुल, मॉस्क की सर्विसेज भी डिज़ाइनर आर्किटेक्ट्स ही करते हैं, और हम भी डिज़ाइन करते हैं। हमने कई मॉस्क की हुई हैं, काफ़ी सारी मस्जिदें बल्कि की हुई हैं, तो बिल्कुल हम उसका डिज़ाइन सर्विस देते हैं। मॉस्क्स, स्कूल्स और व्हाट एल्स? अच्छा, जो आर्किटेक्चरल फील्ड है ना, बड़ी मज़े की फील्ड है। इसमें होता क्या है कि हम लोगों को बेसिक सिखाई जाती हैं। हम लोग एज अ डिज़ाइनर जब हम प्रोसेस में होते हैं तो हमें डिज़ाइन करना सिखाया जाता है, और उसमें जब डिज़ाइन करना आ जाता है ना, तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है वो कौन सी बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हॉस्पिटल्स किए हुए हैं, हमने डिफरेंट तरह के इंडस्ट्रियल काम किए हुए हैं, इसके अलावा मस्जिद की हुई हैं। इसी तरह कोई भी डोमेन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम डिज़ाइन कर सकती है, और हम काफ़ी सारा डिफरेंट तरह के डोमेन्स में काम कर भी चुके हैं। एक जो मेजर एक्सपर्टीज़ है, और जो मैं समझता हूँ कि एक होता है ना कि अपनी एक शौक़ भी होता है, अपना इंटरेस्ट भी होता है, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। और अल्लाह का शुक्र है, मेरा ख्याल है अगर हम कहें कि लाहौर की जो इस टाइम सबसे बेहतरीन बिल्डिंग्स बनी हुई है, सबसे टॉप की जो बिल्डिंग्स हैं, लार्ज स्केल बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज जो हैं, वो भी हमारी कंपनी की तरफ से डिज़ाइन है। तो ये अल्लाह का शुक्र है। हाई राइज में तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, और उसमें मज़ा भी आता है, क्योंकि उसमें प्ले करने का मार्जिन बहुत है। एक मेरा सवाल है, अमंगस्ट ऑल योर प्रोजेक्ट्स आपका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है? अच्छा, रेजिडेंशियल में अगर हम बात करें तो DHA फेज़ 6 में ही हमारा एक प्रोजेक्ट था। अब नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। असल में पर्सनल चॉइस मेरी है नॉर्मली मॉडर्न लाइन्स, और क्योंकि मॉडर्न लाइन्स के अंदर आपके पास प्ले करने का मार्जिन ज़्यादा है, आप वॉल्यूम्स के साथ प्ले कर सकते हैं, ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। जबकि अगर आप क्लासिकल में बात करें तो वो एक फ़िक्स्ड आपके तरीक़ाकार है कि उसमें बैलेंस होना, उसमें डिज़ाइन उसकी लैंग्वेज है, उसको बस फॉलो करें तो आप वो कर सकते हैं।
तो जो मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट असल में वो होता है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो, आपने टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो और उसमें कुछ क्रिएटिव काम हो। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी आई थिंक DHA फेज़ 6 में ही है और वो हम इंशाल्लाह शेयर भी करेंगे। उम्मीद है कि जल्द वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके अंदर हमने काफ़ी सारे ऐसे आइडियाज़ किए हैं जो नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि काश करने को मिलें। और असल में अच्छा प्रोजेक्ट कोई डिज़ाइनर सिर्फ डिज़ाइन नहीं कर सकता, उसमें क्लाइंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इनपुट होती है। बड़े बड़े नाम देख लें, वो सिर्फ डिज़ाइनर नहीं थे कि जिन्होंने ये अपना नाम बनाया, उसके अंदर क्लाइंट का बड़ा रोल था कि उन्होंने उनको अलाउ किया कि वो इस तरह की स्पेसेस बना सकें, इस तरह का डिज़ाइन कर सकें जो यूनिक हो। अच्छा, इसमें ना क्योंकि मेरे ज़हन में इसके हवाले से बहुत चीज़ें हैं, मैं ये समझता हूँ हम लोग, जैसे मैंने पहले कहा R&D नहीं है, हमारी डिज़ाइन डिपार्टमेंट के हवाले से भी ना डिज़ाइनिंग में हमें टाइम नहीं, किसी भी डिज़ाइनर को मैं ये समझता हूँ बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे और करना चाहते होंगे, लेकिन होता क्या है, हमारे पास प्रोजेक्ट आता है ना तो पहले तो ये होता है भाई महीने में ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट हमेशा यहाँ से होता है, कुछ ऐसी चीज़ हो, आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है आपने, कुछ यूनिक करना है, ऐसा होना है कि हमारा कोई भी एरिया, उस एरिया में ऐसी चीज़ बनी ना हो। अच्छा, डिज़ाइनर की जो एक्सपेक्टेशन था ना वो कहाँ पहुँच जाती है, वो कहता है बस मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मिल गया। अब वो ड्रीम प्रोजेक्ट मिल गया, उसके बाद जब अगली बात आती है कि भाई ये करने के लिए आपको R&D करना है ना। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि चीज़ें बनी हुई हैं तो फिर तो यूनिक ना हुआ। अब एक नई चीज़ क्रिएट करनी है, एक नया आइडिया ऐसे डेवलप करना है, उसके लिए R&D चाहिए। अब होता क्या है कि उसके लिए एक जनरल बात कर रहा हूँ, ये हमारे भी अल्लाह का शुक्र कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छे हुए हैं, उसकी वजह हमारे अच्छे क्लाइंट्स हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि डिज़ाइन करना, यूनिक करना, ये कोई ऐसा नहीं होता कि अपने पास पड़ा हुआ निकाल के दे दिया। उसके लिए प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस बाज़ दफ़ा उसमें गलत भी होता है, आपको अलाउ करना पड़ता है कि भाई अगर आप गलती भी करोगे तो कोई बात नहीं, हम आपको दोबारा परमिशन देंगे, अलाउ करेंगे, प्रोसेस से गुजरते रहेंगे, फिर एक ऐसी चीज़ बनेगी जो इनोवेशन कहलाती है। कोई इनोवेशन ऐसी दुनिया में आज तक नहीं आई होगी कि जो बस बनाना चलना शुरू किया अगले दिन बन गई। हाँ, इत्तेफाकी तौर पे कई चीज़ें बनी होंगी, लेकिन उसके लिए प्रोसेस है आपका एक। तो उसमें क्या है, R&D नहीं है। R&D के लिए अगर टाइम सपोज़ कोई दे भी दे तो उसकी वो पे नहीं करता, उसकी वैल्यू ही नहीं है। वो समझता है कि रिसर्च करना ये कौन सा काम है, रिसर्च तो नेट से चीज़ें ही देखनी है या थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्म, एक्चुअली सारा काम वो है। तो हमें इसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो तब वो जो कहते हैं ना कि मास्टर पीसेस ज़्यादा नज़र आएंगे, ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे तमाम अच्छे आर्किटेक्ट्स की तरफ से। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, ये हमारी फील्ड से थोड़ा हट के है। उन्होंने क्वेश्चन में भी कहा कि दिस माइट नॉट बी योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, बट कैन वी ओपन एन ऑफिस और स्टार्ट अ स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट इन रेजिडेंशियल DHA? यानी DHA घर के अंदर वो कोई ऑफिस खोलना चाह रहे हैं या कोई। अच्छा, अगर खोलना चाह रहे हैं, वैसे DHA अलाउ नहीं करता, ऐसे ही मैं कह के मेरे पे ना डाल दें कि वो कल को पता चले उन्होंने कहा था तो मैंने तो खोल लिया था। लेकिन ये है कि डिपेंड करता है आपका ऑफिस का सेटअप कैसा है, उसमें कितना फुटफॉल कितने लोगों ने आना है। तो अगर तो इंटरनल कोई मामलात हैं, कोई आपका IT का काम है तो आप करें, कोई मुज़ायका नहीं है। आप घर को, मैं कमरे को ऑफिस बना लेता हूँ अपना जब टाइम गुजारना होता है। लेकिन ये है कि बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर तो परमिशन की बात करें, इट्स नॉट अलाउड, लेकिन वर्किंग के लिए जहाँ पे भी आप बैठते हैं वहाँ काम करें, वो उसको ऑफिस समझें तो किया जा सकता है इस तरह। और कुछ कंपनीज़ हैं जो डायरेक्ट क्लाइंट डीलिंग में नहीं है तो वो चला रही हैं ऑफिस, और मेरा ख्याल है इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है। हाँ सर, कुछ औरतों ने घर को पार्लर में भी बनाया होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। अकेडमीज भी बनाई होती ये हैं। मल्टी यूजेज जो है ना, ये तो अच्छी प्रैक्टिस है। हम कहीं पे किसी भी स्पेस को अगर और तरह से, मैं आपको बताता हूँ, कुछ अर्सा पहले हमारा दिल कर रहा था कि हम ऑफिस रात को फ्री, मेरा एक दोस्त है बेसिकली, अल्लाह ताला खैर करे, बड़े क्रिएटिव और बड़ा, उसने मुझे मशवरा दिया, कहते हैं यार अख्तर आप सारा ऑफिस का रेंट देते हो और आप यूज़ करते हो 8 आवर्स, बाकी जो घंटे हैं वो क्या करता है? मैंने कहा कुछ भी नहीं। कहता है इस पे सोचा है कभी? मैंने कहा नहीं। तो असल बात ये कि बिल्कुल सोचना चाहिए कि आप, तब ही हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो उस वक्त मुझे बड़ा जोश भी आया, मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, कोई एकेडमी बनाते हैं, ये कोई बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। लेकिन उसके बाद अभी तक तो नहीं किया, लेकिन अच्छी बात है, मल्टी यूजेज होना चाहिए। बिल्कुल। सर अख्तर रसूल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल एंड ऑन दिस नोट। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी विद अनदर लाइव Q&A सेशन। अल्लाह हाफिज़।